हेलो स्टूडेंट्स, गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज की सीडीपी कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीडीपी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था और जाना था, यानी बाल विकास और शिक्षण पद्धति के बारे में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था। और पहला चैप्टर में हमने बाल विकास के परिभाषा, इसकी विशेषताएं, महत्व और बाल विकास की जो 3 लेवल्स होते हैं, यानी इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, ये 3 अवस्थाएं थीं, जिसमें से हमने शैशवावस्था और शैशवावस्था के बारे में डिटेल में पढ़ा था। और आज हम बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का अर्थ और परिभाषाएं। तो बाल्यावस्था क्या है? शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं, यानी शैशवावस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना विकास हो चुका होता है कि वो वातावरण की परिस्थितियों से कुछ परिचित सा होने लगता है। यानी शैशवावस्था में हमने देखा था कि शैशवावस्था, जिसको कि इन्फेंट भी बोलते हैं, और हमने पढ़ा था कि ये इनफेरी शब्द से मिलकर बना है, यानी कि ना बोलने योग्य। तो बच्चा ज़्यादा कुछ जानता नहीं है और बोलने के योग्य नहीं होता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक अपने वातावरण की परिस्थितियों से काफ़ी परिचित हो चुका होता है, और इसीलिए इस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है। कोल और ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। अनोखा काल क्यों? क्योंकि ना ही वो अभी पूरी तरह से शिशु है, पूरी तरह से अनभिज्ञ भी नहीं है, और वो इतना परिपक्व भी नहीं है, और इसी एज में उसकी निर्माण की क्रिया शुरू हो गई है, तो इसीलिए इसको अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को समझना बहुत ही कठिन है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस काल में बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की प्रबल भावना भी दिखती है। इसीलिए इस एज में बच्चों को दोस्त बनाने का या ग्रुपिंग करने का बहुत शौक होता है, और इसीलिए ये अलग अलग समूह जो बनाने की इनकी इच्छा होती है, इसी कारण इस आयु को टोली की आयु या फिर गैंग एज भी कहते हैं। बच्चों, इस तरह के पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता दूं कि जो आपकी सीडीपी की परीक्षा होगी 2 पार्ट्स में, यानी एक में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से और एक में आपका पेडागोजी यानी कि शिक्षण पद्धति से आएगा। यानी आपके 2 पेपर होंगे इसके तहत, 50 मार्क्स का ये, 50 मार्क्स का ये। और आपको बता दूं कि 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स का अकेले आपका एमसीक्यू आता है, और 15 मार्क्स का आपका अति लघु प्रश्न भी आता है। तो आपको 25 लाना नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है। तो 30 मार्क्स का वेटेज तो आपका इन छोटे छोटे प्रश्नों से ही है। तो आप इन छोटे छोटे प्रश्नों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कॉपी भरने से आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो परिपक्वता शब्द का मतलब आई होप आपको पता होगा, फिर भी आप जान लीजिए। परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों तरफ से, और पक्वता यानी जैसे कोई चीज़ पक गई है, यानी मैच्योर हो गई है, डेवलप हो चुकी है। तो ये मिथ्या यानी झूठी परिपक्वता है। बच्चे को लगता तो है कि वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो बड़ा नहीं होता, अभी उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है, पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये एज मिथ्या परिपक्वता की होती है। बाल्यावस्था वैचारिक क्रियावस्था है। इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कूपर स्वामी के अनुसार बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं, और शिक्षा आरंभ करने के लिए आयु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु एवं टोली की आयु भी कहा जाता है।
प्रारंभिक विद्यालय की आयु, क्योंकि शैशवावस्था के बाद या बाल्यावस्था में ही बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। इस काल में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक और शारीरिक विकास की गति में स्थिरता आती है, क्योंकि आपने देखा था कि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था, जबकि यहाँ पर कुछ स्थिरता आएगी, क्योंकि अप्रॉक्स 90% तो विकास शैशवावस्था में हो चुका है। अब जो बचा 10% है वो विकास धीरे धीरे उस शैशवावस्था की अपेक्षा काफ़ी स्थिरतापूर्वक होता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया है, इसीलिए इसको मिथ्या परिपक्वता भी कहते हैं, क्योंकि 90% तो परिपक्व हो चुका है, तो ऐसा लगता है कि पूर्णतः परिपक्व है, लेकिन अभी भी पूर्ण परिपक्व नहीं है। यथार्थवादी दृष्टिकोण। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। शैशवावस्था में हमने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा कल्पना में जी रहे होते हैं बच्चे। शिशु जो होता है वो बहुत कल्पना में जी रहा होता है, जबकि बाल्यावस्था में वो थोड़ा सा वास्तविक संसार में भी प्रवेश करने लगा है। शैशवावस्था में बच्चे को सही और गलत का और सही झूठ का अंतर ही नहीं पता होता। उसको नहीं पता होता कि क्या रियल दुनिया है और क्या इमेजिनरी है, जबकि बाल्यावस्था में बालक को इतनी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जिज्ञासा की प्रबलता। शैशवावस्था में भी जिज्ञासा बहुत थी, इसलिए बच्चा हर खिलौने को या किसी भी चीज़ों को देखता है, उसके बारे में बहुत कुछ सोचता है, उसका माइंड बहुत क्यूरियस होता है। बाल्यावस्था में भी होता है, और साथ में बाल्यावस्था में स्मरण करने की शक्ति का भी विकास होता है। शैशवावस्था की बातें आपको याद नहीं होंगी, लेकिन बाल्यावस्था की काफ़ी बातें आपको याद में होंगी, क्योंकि इस अवस्था में स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इस काल में मानसिक विकास की तीव्रता के कारण बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है और उसके अंदर ध्यान केंद्रित करने का भी विकास हो जाता है। सामूहिक भावना का विकास अभी हमने देखा, क्योंकि बच्चे को टोली बनाने की इच्छा है, तो उसके अंदर सामाजिक और सामूहिक भावना का भी विकास हो जाता है। वो समूह में खेलों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में रुचि। उसको कुछ नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। जैसे लड़कियां होती हैं वो गुड़ियाँ बनाना प्रारंभ कर देती हैं, इसी तरह से लड़के भी जो खिलौने होते हैं उनको तोड़ना जोड़ना ये कार्य शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण। संवेग यानी कि इमोशंस, यानी कि हमारे अंदर के वेग, फीलिंग्स, तो इन पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करना वो शुरू कर देते हैं। उनको उचित और अनुचित का अंतर आने लगता है, जो कि शैशवावस्था में नहीं था। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं पर दमन और संवेग पर नियंत्रण भी स्थापित करना सीख जाता है। जैसे बच्चा शिशु है तो अभी अगर उसको भूख लगी है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन अगर बालक है और आप उससे बताते हो कि नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। नेक्स्ट, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। बच्चों के अंदर कलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। वो चीज़ें कलेक्ट करना, किसी को गुड़िया कलेक्ट करने का शौक़ हो सकता है, कुछ लोग माचिस के डिब्बे को कलेक्ट करते हैं, कुछ को कॉइन्स कलेक्ट करने का, मतलब किसी भी चीज़ के कलेक्शन का, खिलौनों को कलेक्ट करने का, पत्थर के टुकड़े कलेक्ट करने का, कुछ भी शौक़ हो सकता है। प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चे में आ जाती है और अपने जो बालक होता है भाई बहन से झगड़ा करने लगता है, उसे अपने भाई या बहन के प्रति ईर्ष्या हो सकती है, वो प्रतिद्वंदी हो जाता है, अपने आप को आगे रखना चाहता है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी हो जाता है, क्योंकि शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष की अवस्था है और उसके बाद बाल्यावस्था शुरू हो गई है, तो इसी एज में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही बालक में निरुद्देश्य भ्रमण करने की भी आदत पड़ जाती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो बच्चे की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, उसकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हमें उसको शिक्षा देनी चाहिए। पहला, क्योंकि बालक बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होता है, तो उसकी जिज्ञासा को संतुष्टि पहुंचाने के लायक शिक्षा होनी चाहिए।
बालकों की रुचि लगातार बदलती रहती है। आज कुछ पसंद है, कल कुछ पसंद है। आप किसी बच्चे से पूछो कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसको कंफर्म नहीं होगा। अगर आज उसने बोला कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, हो सकता है कल को वो बोले डॉक्टर बनना चाहता हूँ, फिर किसी दिन बोले टीचर बनना चाहता हूँ। तो हर दिन बच्चा नए नए लोगों से प्रभावित होता है और उसकी जो पसंद होती है वो एक फिक्स नहीं होती, उसकी रुचि बदलती रहती है। तो ऐसे में जो बालकों की विषय सामग्री यानी कि जो स्टडी मटेरियल्स होता है, जो उसका सिलेबस होता है, उसमें विनोद, साहस, मनोरंजन और रोचकता से भरपूर चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि बालक की उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो और उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि हो सके। भाषा विकास पर भी ध्यान, क्योंकि इन्फेंसीहुड में या शैशवावस्था में तो बच्चा बोल नहीं पा रहा था। अब जैसे ही उसने बोलना शुरू किया है तो हमें उसको कुछ भाषाएं सिखानी होंगी। उन भाषाओं के विकास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, वरना बच्चा आगे चल के उसके स्पीकिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे देखा होगा कि बहुत से लोग हैं सा को शा पढ़ते हैं, शा को सा पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि कुछ वर्ड्स लेटर्स सही नहीं पढ़ पाते हैं या उनको बोलने में इतना अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों के लिए बाल्यावस्था में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। भाषा का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि उनके भावी जीवन के लिए लाभप्रद होगा और मानसिक विकास के लिए भी सहायक होगा। इंद्रियों का समुचित विकास, बालक की जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और इसीलिए पाठ्यचर्या में पर्यटन यानी घूमना फिरना, घूम फिर कर चीज़ों को देखना समझना, खेल कूद और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनको भी शामिल करना चाहिए, ताकि इंद्रियों का विकास समुचित रूप से हो सके। यानी सेंसरी ऑर्गन्स का, देखने की, सुनने की, ये सारी क्षमताएं अच्छी तरह से डेवलप हो सकें। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना, क्योंकि बच्चा बहुत ही रचनात्मक होता है तो उसको इन चीज़ों के लिए डांटना फटकारना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम और सहानुभूति से सिखाना चाहिए और उस जो उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति है उसको भी बल देना चाहिए, जिससे कि आगे वो कुछ और बड़ा रचनात्मक कार्य कर सकें। इस आयु में खेल और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक मूल्यों का विकास, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे को सही और गलत के बारे में नहीं पता था, अतः ये जिम्मेदारी है कि बाल्यावस्था में बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाया जाए। कॉल्सनी के अनुसार मनोरंजन से भरपूर आनंद का अनुभव कराने वाली सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे को कुछ स्टोरीज़ के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि उनको मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर डेवलप हो सके। जैसे बिल्ली बंदर की कहानी, वो रोटी के टुकड़े वाली कहानी, इस तरह से, या फिर कौवे की कहानी, किस तरह से उसने मेहनत करके और कंकड़ डाल के पानी पी लिया। तो इस तरह से हम छोटी छोटी स्टोरी सुना करके बच्चे को मॉरल वैल्यूज सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। बच्चा जो भी चीज़ें एक्यूमुलेट करता है, संग्रहित करता है, उसके लिए उसको इनकरेज करना चाहिए। इससे फ्यूचर में बच्चे के अंदर धन की बचत करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। बच्चे के अंदर चीज़ों को संचय करने की यानी इकट्ठा करके रखने की आदत डेवलप हो जाएगी, जो उनको फ्यूचर में भी काम आएगी और वो अपनी कॉपी किताबों को भी समेट के रख सकेंगे। नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, क्योंकि बालक समूह में रहना पसंद करता है, तो उस हिसाब से विद्यालय में बाल सभा, सामूहिक खेल और सामुदायिक कार्यों का आयोजन भी करना चाहिए। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास पर ध्यान। बच्चे के इमोशनल वैल्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए। मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए उनके संवेगों पर नियंत्रण की अपेक्षा प्रदर्शन पर बल देना चाहिए। यानी बच्चे को फीलिंग्स कंट्रोल करना नहीं, बल्कि एक्सप्रेस करना सिखाना है। जैसे बच्चा कोई कविता याद कर रहा है तो हम उससे क्या कहते हैं कि विद एक्सप्रेशन दिखाओ, नाच कर, गा कर, उस फीलिंग्स को दिखा करके अपना प्रदर्शन करो। तो इस चीज़ पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों को कविताओं के माध्यम से जो पार्ट हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम उनसे कहते हैं कि आप अपना एक्सप्रेशन को भी दिखाओ, जिससे कि बच्चे का संवेगात्मक विकास समुचित रूप से हो सके। इसके साथ जो सामाजिक गुण होते हैं, जैसे अनुशासन, सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या भरी नहीं बल्कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए भी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा की एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है वृद्धि या परिपक्वता। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। सामान्यतः इस काल की आयु 12 से 18 वर्ष मानी गई है, यानी बाल्यावस्था के खत्म होने के बाद किशोर अवस्था शुरू होती है और ये वयस्क अवस्था के पहले तक या युवावस्था के पहले तक की अवस्था को कहते हैं। सामान्यतः ये 18 वर्ष तक मानी जाती है। ये पूर्ण रूप से सामान्यतः लिंग, जलवायु, प्रजाति या व्यक्ति पर भी निर्भर करती है। किशोर अवस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है और इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है, यानी कि कार्टिलेज जो सॉफ्ट हैं वो पूरी तरह से लगभग पूरी तरह से वो हड्डियों में या बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हड्डियां दृढ़ हो जाती हैं। अत्यधिक भूख का अनुभव होता है। इस अवस्था में बालक में तीव्र सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। तो हमने देखा कि शैशवावस्था में तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तन थे, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा सा ठहराव आया और उसके बाद किशोरावस्था में फिर से एक बार तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन, स्पेशली हार्मोनल्स जो चेंजेस होते हैं वो इस एज में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस आयु में बढ़ता बालक अपने अंदर हो रहे तमाम परिवर्तन से हैरान और परेशान रहता है। उसके जो इमोशनल चेंजेस होते हैं और फिज़िकल भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं, जैसे प्यूबिक हेयर का आना, मतलब अंडर आर्म्स में या ऐसे पार्ट्स में बालों का निकलना या लड़कों में दाढ़ी निकलना, इस तरह की भी जो चीज़ें होती हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में भी, हार्मोन्स में भी, अंदर और बाहर हर तरफ परिवर्तन हो रहा होता है, जिससे जो बालक है या किशोर है उसके अंदर बहुत ही तनाव और संघर्ष क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इसको तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। स्टेनले हॉल ने इसे किशोरावस्था का गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। इसमें अजैविक और जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इस अवस्था में बाल्यावस्था की आकृति और स्वभाव का लोप हो जाता है, यानी काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे एक बच्चे को परिवार में अगर उसने कुछ गलतियां की तो उसको हम डांटते हैं कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। वहीं कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस लेने हो या कोई डिस्कशन चल रहा हो जहां बच्चा जब इंटरफेयर करता है तो हम उसको कहते हैं नहीं तुम अभी बच्चे हो, या फिर किशोर कहीं अकेले जाना चाहता है या कोई इस तरह का डिसीज़न लेना चाहता है तो उसको डांट पड़ती है कि तुम अभी बच्चे हो। तो इससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो बच्चा है या फिर बड़ा है। तो इस तरह से उसके अंदर ये प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इसके अलावा क्योंकि इस एज में किशोर जो होता है वो पूरी तरह से फ्री होना चाहता है, पेरेंट्स के बंधन में नहीं रहना चाहता, जिसकी वजह से वो निरंतर विरोध करता रहता है और उसके अंदर तूफान या गुस्सा बहुत ही ज़्यादा होता है और ऐसा ना होने पर उसको तनाव या दबाव महसूस होता है। कुल्हन ने बताया कि किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है, यानी बीच का समय है। क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो कुछ एक्सप्लेनेशंस, कुछ डेफिनेशंस या कोटेशंस आपको याद रखने हैं लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के होते हैं उनके लिए, या फिर MCQs में भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये कथन किसका है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। तो शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट, इस आयु में बालक बालिका दोनों का अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता रहती है और इसमें तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों के भार और लंबाई में वृद्धि होती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, शरीर पर बाल उग जाते हैं। बौद्धिक विकास की बात अगर करें तो इसमें बुद्धि का भी सबसे अधिक विकास होता है और इस अवस्था में मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकास हो जाता है। प्रत्येक क्षेत्र यानी मेमोरी या फिर कॉग्निटिव यानी सोचने की शक्ति
या इमेजिनेशन की, ये सारे ही पार्ट्स लगभग पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। और जो किशोर है उसमें तर्क वितर्क की, चिंतन की, समस्या समाधान की, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। फिर है समाज सेवा और देशभक्ति की भावना। तो इस एज में समाज सेवा का या फिर हीरोइक डेवलपमेंट हो जाता है, पैट्रियोटिक भावना डेवलप हो जाती है, भक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना डेवलप हो जाती है। किशोर समाज के निर्माण और पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहता है, क्योंकि वो अपने आप को अब कम्प्लीटली मजबूत पाता है और वो फिर दुनिया पे राज करना चाहता है। कल्पनाशीलता। किशोरावस्था के दौरान बालकों में कल्पनाशीलता और दिवा स्वप्न प्रवृत्ति की बहुलता पाई जाती है। वो दिन में सपने देखना शुरू कर देते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में या और भी चीज़ों के बारे में वो खुली आँख से सपना देखना शुरू कर देते हैं। और उनके मन में कल्पना की जो अधिकता होती है, इसी के कारण फिर उनको अब वो खिलौनों में उनको इंटरेस्ट नहीं रहा, बल्कि कविता में, साहित्य में और कला के प्रति उनके मन में लगन उत्पन्न हो जाती है। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर वो आगे कोशिश करते हैं, और अगर असफलता मिलती है तो निराशा की भावना भी बहुत जल्दी ही डेवलप हो जाती है। कई बार इस परिस्थिति में वे अपराध भी कर बैठते हैं, क्योंकि ऊर्जा बहुत है और वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहते इस एज में, और बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर और बाहर में हो रहे होते हैं। तो ऐसे में बैलेंस अगर नहीं बना पाते तो बहुत सारे अपराध भी इसी एज में होते हैं। इसीलिए वैलेंटाइन ने इन्हें, इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति का समय भी माना है, और विद्रोह की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि किशोर आज़ाद रहना चाहता है, बंधनों से मुक्त होना चाहता है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल में ना फंस के स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करता है, और इसी के लिए उसके अंदर विद्रोह की भावना डेवलप हो जाती है। कामुकता। किशोरावस्था के दौरान बालकों की कामेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकी होती हैं, और इसीलिए वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो महसूस करते हैं वो अपनी चरम सीमा पर होता है। इस अवस्था में किशोर बार बार वस्त्र बदलकर या दर्पण में अपने शरीर को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं, यानी अपने आप को सजाना संवारना वो इसी एज में होता है। स्थिरता और समायोजन। अब किशोरावस्था में परिवर्तन की अत्यधिक गति होती है, इसके कारण इसमें स्थिरता और समायोजन का अभाव होता है। इस काल में उसे अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन के दौरान कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन, उसके अंदर उदासीनता और क्रोध जैसे मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। किलपैट्रिक ने इसी कारण इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है। तो एमसीक्यूज में इस तरह से भी आ सकते हैं कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था को मानते हैं, तो हो जाएगा किशोरावस्था, या फिर कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। क्वेश्चन दोनों ही तरह से बन सकते हैं। वीर पूजा की भावना। अभी भी ऊपर हमने देखा कि जो है हीरोइक डेवलपमेंट है, देशभक्ति की भावना है, समाज सेवा की भावना है, तो एज सेम वीर पूजा की भी प्रवृत्ति होती है। इसमें उनका कोई एक जो आदर्श होता है, कोई राजनेता हो सकता है, मतलब वो कोई हीरो भी हो सकता है, रियल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, या मूवीज़ के हीरो हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। पूजा इन द सेंस कि उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पूजा से मतलब है फॉलो करना। तो किशोर जो है उसके अंदर वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है, और अपनी रुचि के अनुसार वो आदर्श व्यक्तियों को या राजनेताओं को या सिनेमा जगत के अभिनेताओं का अनुसरण या गुणगान करना प्रारंभ कर देता है। धर्म और ईश्वर के प्रति विचार। किशोरावस्था में बालक के मन में धर्म और ईश्वर के प्रति शंका हो जाती है। वो धर्म और ईश्वर से संबंधित प्रश्नों को तर्क के आधार पर खोजने का प्रयास करता है, और अगर सफलता नहीं मिलती तो फिर ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करना प्रारंभ कर देता है। व्यवहार में भिन्नता हो जाती है। किशोरावस्था में बालक के व्यवहार में भी भिन्नता होती है, क्योंकि इस अवस्था में संवेग यानी इमोशंस तीव्र गति से बदलते हैं, और किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। इसलिए स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर करके आते हैं। इसीलिए इनके अंदर स्वाभिमान की भावना भी डेवलप हो जाती है। किशोरावस्था में बालक के मन में स्वाभिमान की भावना बहुत ही प्रबल होती है।
तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्वाभिमान की प्रबल भावना कौन सी अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था में। किशोर बहुधा आदर्शवादी होते हैं। वे समूह की भावना और व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करते। वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, आज़ाद और स्वच्छंद रहना चाहते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक प्रकार से नया जन्म होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन की अच्छी बुरी अनेक विशेषताओं का प्रदर्शन होता है। अब शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, क्योंकि इस आयु में बालक बालिका के जो शरीर है उसमें विभिन्न प्रकार के लिंग संबंधी, जैसे लड़कों में दाढ़ी निकलना या लड़कियों में और भी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका फुली डेवलप होना, तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, अनभिज्ञता के कारण बहुत से किशोर क्या करते हैं, यौन संबंधी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में पाठशाला में लिंग भेद या यौन संबंधी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो किशोर है वो जागरूक हो सके और उसके जीवन दर्शन का आधार बन सके। अतः बालक को जीवन उपयोगी सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान देना आवश्यक है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा, क्योंकि इसी एज में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो ऐसे में नैतिकता का पाठ पढ़ाना बहुत ज़ोरों से इम्पॉर्टेंट है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा, इस अवस्था में कई बालक दुराचारी हो जाते हैं गलत संगत में पढ़कर। उनके लिए समाज के मानव मूल्य के अनुसार व्यवहार करने वाली नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और गलत आचरण करने पर उसको दंड भी देना आवश्यक है। कोठारी कमीशन ने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया है। मतलब शैशवावस्था में क्या बोलते हैं कि शैशवावस्था में ज़्यादा डांटना मारना या दंड देना नहीं होता है, क्योंकि शिशु को पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद जो बाल्यावस्था है उसमें भी दंड नहीं देना होता, बल्कि आप प्यार से समझाते हो या थोड़ा सा उसको आप मतलब मोटिवेट कर सकते हो या थोड़ा सा डांट सकते हो। लेकिन किशोर अवस्था में अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए उसको समुचित दंड देना आवश्यक हो जाता है। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता या उसकी शिक्षा, तो किशोरावस्था में बालक शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखता है, तो इसीलिए उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी इस एज में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अब जो किशोर है वो जल्द से जल्द आगे किसी अपना करियर बनाने में योग्य हो पाए, क्योंकि उसको अब सेल्फ डिपेंडेंट होना है, अब उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा, बालकों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। प्रायः देखा गया है कि कई बालक विकास की दर में पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हमने देखा था वृद्धि और विकास अंतर में, मैंने बताया था कि जो विकास की क्रिया है वो क्रमिक होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पहले दौड़ना सीख ले फिर चलना सीखे और उसके बाद खड़े होना सीखे, ऐसा नहीं होता ना। पहले जो शिशु है पहले वो घुटनों के बल बैठेगा, फिर खड़ा होगा, घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होकर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो विकास की क्रिया जो होती है वो क्रमिक होती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि हो सकता है कि कोई बच्चा 2 ही साल में चलने लगे, कोई 3 साल तक नहीं चले या कोई 1.5 साल में ही चलना सीख जाए। तो विकास की क्रिया यानी चलने की, बोलने की, तो सब में अलग अलग होते हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई बाद से सीखता है, तो रेशियो फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हमें उसके आधार पर देखना होगा कि जो किशोर की व्यक्तिगत भिन्नता है, जो उसकी पर्सनालिटी में डिफरेंसेस हैं, उसके आधार पर हमें उसको शिक्षा देनी चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, यानी क्योंकि इस एज में इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल्स बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो उन इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाने के लिए भी शिक्षा देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, किशोरावस्था में संवेग अपने चरम पर होता है और बालक संवेगों से संघर्ष कर रहा होता है। इसीलिए उन संवेगों पर यानी इमोशंस या फीलिंग्स पर किस तरह से कंट्रोल करना है, इसका मार्गदर्शन एक टीचर को करना चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए उदार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन का नाजुक मोड़ है। इसमें ज़रा सी लापरवाही की तो जीवन अभिशाप बन जाएगा।
वो किशोर कोई क्रिमिनल बन सकता है या उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में बालक में अभिनय करने, भाषण देने, लेख लिखने, इन सब में सहज रुचि होती है। इसके लिए बालक को विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत जैसे विषयों का रचनात्मक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उचित दिशा निर्देशन। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल है। इस अवस्था में उसे निर्देशन की सबसे अधिक आवश्यकता है, यानी कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। जैसा गाइड करने वाला मिलेगा किशोर वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए इस एज में संगति भी, अच्छी संगति होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा। इस अवस्था में बालक को किसी भी क्षेत्र में असफलता मिलने पर उसके मन में निराशा का भाव घर कर जाता है और उसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति यानी क्रिमिनल्स जो माइंडसेट है वो क्रिएट हो जाता है। इसके लिए इन सब दुष्प्रभाव की जानकारी देकर सकारात्मक व्यवहार अपनाने पर बल देना चाहिए। यानी किशोर को महात्माओं के बारे में बताकर या जो हीरोइक लोग हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनके बारे में, उनके त्याग संघर्ष के बारे में बताकर किशोरों को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे लड़ सकें और उनके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। किशोरों में जिज्ञासा की भावना भी प्रबल होती है, तो ऐसे में उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी किशोरों को हर बात के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर होता है वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है। धार्मिक हो, अधार्मिक हो, देश प्रेमी है, देशद्रोही है, कर्मठ है या अकर्मठ, मतलब वो कुछ भी बन सकता है। इस एज में उसको जैसा गाइडेंस मिलेगा, जैसी दिशा मिलेगी, किशोर आगे भविष्य में वैसा ही बन जाएगा। अतः बालकों के भावी भविष्य और उत्कृष्ट जीवन के निर्माण में इस अवस्था की बहुत ही महती गरिमा है। इन सबको ध्यान रखते हुए शिक्षकों और अभिभावक को शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के दो रूप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। तो फॉर्मल एजुकेशन टीचर दोनों ही तरह के एजुकेशन देते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, और अभिभावक केवल इनफॉर्मल यानी कि जीवन से जुड़े ज्ञान को या जीवन में काम आने वाले ज्ञान देने की जिम्मेदारी अभिभावक की है। और शिक्षक क्या करता है, जीवन के लिए भी बालक को तैयार करता है और उसके भविष्य में यानी उसके करियर के लिए भी उसको डेवलप करता है। तो दोनों को ही इनका सुनियोजन करना चाहिए। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। आज पहले हमने जितना पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं और कल के जो कोर्स है, कल का जो सिलेबस है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था क्या है, तो बाल्यावस्था जो है वो शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था है, इन दोनों के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में क्या क्या होता है, बालक को एक मिथ्या होती है कि वो परिपक्व है और उसके अंदर प्रतिद्वंदिता भी होती है। ये जीवन का अनोखा काल होता है, ये टोली बनाने की आयु होती है। इसके बाद हमने देखा कि बालक को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, तो उसको उसकी क्यूरोसिटी को यानी उसकी जिज्ञासा के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बालक में अब तर्क करने की शक्ति क्रिएट हो चुकी है, तो हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। बालक समूह में रहना चाहता है तो हमें खेल कूद जैसी क्रियाएं ज़्यादा करानी चाहिए और खेल कूद के साथ उसमें सहयोग की और सहनशीलता की भावना डेवलप हो, ये भी देखना चाहिए। रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है तो उस रचनात्मकता का यूज़ करते हुए शिक्षा देनी चाहिए और संवेगों में नियंत्रण के लिए भी शिक्षा देनी चाहिए। इसके अलावा संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है उसको बल देना चाहिए और प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसमें हमें देखना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव रूप में हो,
जिससे कि बच्चा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रतिद्वंदी बने, लेकिन ईर्ष्या ना हो उसके अंदर। और नेक्स्ट उसके बाद हमने किशोरावस्था के बारे में देखा। तो हमने देखा कि किशोरावस्था अंग्रेज़ी भाषा के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतर है और ये लैटिन भाषा के एडोलेसेंस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना या टू ग्रो टू मेच्योरिटी। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको ये लिखने के लिए काम आएगा। उसके बाद हमने देखा कि इस एज में हड्डियां दृढ़ हो जाती हैं, अत्यधिक भूख लगती है और इसे तनाव और संघर्ष या तूफान का समय कहते हैं, इसे दबाव का समय कहते हैं, इसे विरोध की अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में और प्रौढ़ावस्था के मध्य इस एज में यानी किशोरावस्था में अत्यधिक परिवर्तन होता है, ये संक्रमण काल है। और इसके बाद हमने देखा था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो क्योंकि इस एज में बहुत ही तीव्र शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन हो रहे हैं और स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा रहती है बालक बालिका में, तो हमें उससे रिलेटेड भी योगा, पीटी, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करानी चाहिए। तर्क वितर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे चीज़ों का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा और देशभक्ति की भावना डेवलप हो चुकी होती है। तो हमें सिलेबस में ऐसे जो हमारे आदर्श हैं, महात्मा लोग हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बालक दिवा स्वप्न देख रहा होता है किशोरावस्था में, बहुत ही कल्पनाशील होता है। तो ऐसे में हमें उसकी कल्पनाशीलता को एक अच्छा मोड़ देना चाहिए और उससे साहित्य, कला, कविता इन सब के प्रति प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इस एज में अपराध की प्रवृत्ति भी होती है। तो इसलिए हमें एक किशोर को एक अच्छा गाइडेंस देना चाहिए, क्योंकि विद्रोह की प्रवृत्ति भी इसी एज में होती है। तो पेरेंट्स को किशोर का एक फ्रेंड बन के रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने मन की सारी बातें साझा कर सके, क्योंकि इसी एज में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी अपने चरम सीमा पर होता है। तो हमें उस चीज़ को भी एक पॉजिटिवली ध्यान में देना चाहिए और किशोरों को इस तरह की जो गलत क्रियाएं हैं उनमें लिप्त होने पर जिस तरह की बीमारियां या जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं उनके बारे में भी अवगत कराना चाहिए, क्योंकि इस एज में समायोजन का अभाव होता है, स्थिरता का अभाव होता है, इसीलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। ये वीर पूजा की प्रवृत्ति भी डेवलप होती है। धर्म और ईश्वर के प्रति जो विचार होते हैं वो धार्मिकता का विकास या तर्क के हिसाब से अच्छे मानव बनने का या ईश्वर के प्रति आस्था का विकास भी हमें इस एज में डेवलप करना चाहिए। और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर किशोर या हर बालक के व्यवहार में भिन्नता होगी, क्योंकि पर्सनालिटी में भिन्नता है। तो हमें दबाव नहीं देना चाहिए और उनके स्वाभिमान की भावना का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम जो कल पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कल हम बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने जब आपको विकास के बारे में पढ़ाया था, विकास और वृद्धि, तो मैंने आपको बताया था कि विकास क्या होता है। वातावरण गुणे अनुवांशिकता, यानी कि किसी का भी जो विकास है वो दो ही चीज़ों पर निर्भर करता है कि उसको कैसे वातावरण में रखा गया है और उसके माता पिता या जो उसका वंश, जो जिसका वंश है वो कैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। वंशानुक्रम के बारे में क्या है, उसकी प्रक्रिया कैसी होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में, और माता पिता या जो पीढ़ियाँ होती हैं उन सब का क्या प्रभाव आगे पड़ता है, वंशानुक्रम के नियम के बारे में, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ा उन सब का रिवीजन डेली ज़रूर किया करें, ताकि परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। ना सिर्फ परीक्षा में, ना सिर्फ इस डीएलएड की परीक्षा में, बल्कि आगे आपको सीटेट या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम निकालना होगा, क्योंकि आप तभी तो डीएलएड कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको यही सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो आपका समय बचेगा, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ कि यहाँ कॉपी लिखने में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चंस तो आपके MCQ यानी टिक मार्क वाले होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस,
और 15 आपके वन लाइनर वाले होंगे, यानी अति लघु, जिसमें आपको एक वर्ड या एक लाइन में ही टू द पॉइंट ही आंसर लिखना है। तो इसीलिए आपको एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लास भी रेगुलर कीजिए और क्लास का रिवीजन भी जरूर कीजिए। कल की क्लास में हम आगे वंश के बारे में और उनके वंशानुक्रम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के एंड होते ही हम MCQ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।